नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। 2020 के आखिरी फेज में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन चलाने की तैयारी कर ली गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने राजकोट में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखी। मोदी ने कहा कि 2020 ने हमें सिखाया कि स्वास्थ्य ही संपदा है। ये पूरा साल चुनौतियों भरा रहा। कोरोना वैक्सीन की तैयारी अब आखिरी फेज में है। नया साल इलाज की उम्मीद लेकर आ रहा है। नए साल में हम दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने पहली बार कहा कि अब दवाई भी और कड़ाई भी, यानी कोरोना की दवा आने पर भी लापरवाही नहीं बरतनी होगी। देखिए यह खास रिपोर्ट। कोरोना को लेकर पूरी दुनिया में कोहराम मचा था। साल खत्म होने को आ गया, लेकिन अब भी इससे जंग जारी है और नए स्ट्रेन ने लोगों की चिंता भी बढ़ाई है। इस दौरान राजकोट में पीएम नरेंद्र मोदी ने 2021 का एक बड़ा मंत्र दिया, दवाई भी और कड़ाई भी, यानी 2 गज की दूरी, मास्क और सैनिटाइजेशन में ढील नहीं देनी है। मोदी ने कहा कि देश में अफवाहों का बाजार तेज रहता है। जब वैक्सीनेशन हो तो भी ये काम चलेगा। कई काल्पनिक झूठ फैलाए जा सकते हैं। मेरा लोगों से आग्रह है कि कोरोना यानी अनजान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई है। आने वाले दिनों में देश में स्वास्थ्य का जो अभियान चलेगा, उसमें पूरी मदद करें। वैक्सीनेशन की सूचना पूरे देश को पहले से मिलेगी। भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए कोशिशें अंतिम चरणों में हैं। साथियों, आयुष्मान भारत योजना के तहत देश भर के दूर-दराज के इलाकों में लगभग 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने के लिए काम तेजी से चल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि नई हेल्थ फैसिलिटी के साथ विदाई देना चुनौतियों को दर्शाता रहा है। ये साल दुनिया में अभूतपूर्व चुनौतियों को दिखाता है। इस साल ये साबित हुआ कि स्वास्थ्य से बड़ा कुछ भी नहीं। स्वास्थ्य पर जब चोट होती है तो जीवन ही नहीं, पूरा सामाजिक दायरा उसकी चपेट में आ जाता है। साल का अंतिम दिन डॉक्टर, दवा दुकानों में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को याद करने का है, जो अपने जीवन को लगातार दांव पर लगाकर दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश उन साथियों, वैज्ञानिकों, कर्मचारियों को भी बार-बार याद कर रहा है, जो कोरोना को देखते हुए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में जुटे रहे। समाज की संगठित ताकत, उसकी संवेदनशीलता का ही नतीजा है कि गरीब को भी किसी ने रात में भूखा नहीं सोने दिया। मुश्किल भरे साल ने दिखाया कि एकजुटता से बड़ी मुश्किल हल की जा सकती है। साल का यह अंतिम दिन भारत के उन लाखों डॉक्टर्स, हेल्थ वॉरियर्स, सफाई कर्मियों, दवा दुकानों में काम करने वाले और दूसरे फ्रंटलाइन कोरोना योद्धाओं को याद करने का है, जो मानवता की रक्षा के लिए लगातार अपने जीवन को दांव पर लगा रहे हैं। कर्तव्य पथ पर जिन साथियों ने अपना जीवन दे दिया है, मैं आज उन सबको आदरपूर्वक नमन करता हूं। इतना लंबा समय, इतनी बड़ी आपदा, लेकिन ये समाज की सामूहिक संगठित ताकत, समाज का सेवा भाव, समाज की संवेदनशीलता, उसी का नतीजा है कि देशवासियों ने किसी गरीब को भी इस कठिनाई भरे दिनों में रात को भूखा सोने नहीं दिया। ये सब नमन के पात्र हैं, आदर के पात्र हैं कि भारत जब एकजुट होता है तो मुश्किल से मुश्किल संकट का सामना वो कितनी प्रभावी तरीके से कर सकता है। भारत ने एकजुटता के साथ जिस प्रकार समय पर प्रभावी कदम उठाए, उसी का परिणाम है कि आज हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। मोदी ने अपनी 10 अहम बातों में वैक्सीन को लेकर 2 टूक बात की। उन्होंने कहा कि भारत में वैक्सीन की हर जरूरी तैयारी चल रही है। वैक्सीन हर घर तक पहुंचे, इसकी कोशिशें अंतिम चरण में हैं।
मुझे विश्वास है कि बीते साल हमने संक्रमण रोकने के लिए जिस तरह प्रयास किए, टीकाकरण के लिए भी पूरा देश आगे बढ़ेगा। पीएम मोदी ने देश की जनता को आयुष्मान योजना के अब तक के फायदे भी बताए। इम्पैक्ट के साथ इम्प्लीमेंटेशन पर भी जोर देते हुए मोदी ने कहा कि प्रक्रिया में सुधार करना जरूरी होता है और इसीलिए 750 बेड वाले एम्स पर 1195 करोड़ खर्च करने के लिए राजकोट एम्स के लिए सरकार ने 201 एकड़ जमीन की मंजूरी दी है। 2022 के मध्य तक इसके पूरे होने की उम्मीद है। 750 बेड वाले एम्स में 30 बेड वाला आयुष ब्लॉक भी होगा। इसमें 125 MBBS की सीटें और 60 नर्सिंग सीटें होंगी। स्वदेश न्यूज। तो देखा आपने, दवाई भी और कड़ाई भी। देखिए, क्योंकि निश्चित तौर पर 31 दिसंबर हो गया और 31 दिसंबर के बाद नए साल का आगाज 2020 के बाद 2021 में पहुंच जाएंगे और उसके बाद ये सारी चीजें, या कहा जाए कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन को लेकर जो सारी बातें अब रखी हैं, एक अपील भी उन्होंने लोगों से की है कि जितना पहले आपने जांच के दौरान, जितना आपने डॉक्टर्स को, तमाम लोगों को सपोर्ट किया था, अब यदि टीकाकरण आता है तो उसके लिए भी जागरूक होंगे और उसके लिए भी एक अपील उन्होंने करी है कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोग अपनाएंगे। और देखिए, अपनाना भी होगा क्योंकि कोरोना महामारी का अब तक कोई इलाज नहीं है और लगातार ये महामारी फैलती जा रही है और तब ये उस स्थिति में जब एक नया स्ट्रेन ब्रिटेन से चलकर यहां तक पहुंचा, ऐसे में निश्चित तौर पर चिंता तो बढ़ी है। लेकिन एम्स का जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि एक और बहुत सारी चीजों को बढ़ाया जा रहा है, स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है और 2022 तक इन चीजों को कंप्लीट कर लिया जाएगा, ये भी अच्छी बात है। अब आगे क्या? दवाई तो ठीक है, दवाई के साथ साथ कड़ाई, मतलब सारी चीजों का पालन आपको करना ही है। जो जैसी चीजें थी वो वैसी ही चलती रहेंगी। विस्तार से चर्चा करेंगे। स्टूडियो में कई मेहमान हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। योगेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। और अबरेज सौलत जी हमारे साथ हैं, जो कि डॉक्टर हैं। अबरेज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत योगेश जी आपसे ही करना चाहती हूँ। जिस तरीके से एक सबसे बड़ा आज जो एक नारा उनका आया पूरी उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान, एक अपने संबोधन के दौरान, दवाई भी कड़ाई भी, मतलब दवाई तो आप उपयोग करें ही, यूज करें ही, जल्द से जल्द हम लाएंगे, सूचित भी करेंगे, लेकिन कड़ाई के लिए भी उन्होंने एक संदेश दिया है कि कड़ाई और सख्ती भी बरती जाएगी और बरतना होगा। जी राखी जी, बिल्कुल। सबसे पहले मैं स्वदेश न्यूज़ और उसकी पूरी टीम और उनके जो दर्शक हैं उनको आने वाले नए वर्ष सन 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बात जो आपने उठाई है दवाई भी कड़ाई भी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की हर अपील का भारतवासियों ने ससम्मान सहित पालन अभी तक किया है। कड़ाई से तात्पर्य जो है उनका, वो कोरोना को लेकर बरतने वाली सावधानियों से है और निश्चित रूप से पिछले 9 महीने से भारतवासी इस चीज़ के प्रति जागरूक हो चुके हैं और हर आदमी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए सावधानी बरत रहा है। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि 130 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में हम अभी भी एक काफ़ी बेहतर स्थिति में है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा। मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ। बधाई के पात्र हैं हमारे सारे कोरोना वॉरियर्स, हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे साइंटिस्ट। स्पेशली मैं बधाई देना चाहूँगा सीरम इंस्टीट्यूट जी के जो डायरेक्टर हैं पूनावाला जी को। जिस प्रकार उन्होंने पूरी संवेदनशीलता के साथ, तत्परता के साथ भारत को वैक्सीन कैसे मिले और उसको अरेंज कैसा किया जाए, तो निश्चित रूप से उन्होंने एक बेहतर प्रबंधन के माध्यम से ये काम कर दिखाया है। और आने वाले 2021 में निश्चित रूप से हर भारतवासी के दिल में ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर है कि वैक्सीन हमें मिलने जा रही है। भले ही उसमें थोड़ा महीने 1.5 महीने का समय लग सकता है, लेकिन निश्चित रूप से आने वाले समय में हम कोरोना जैसी महामारी से और बेहतर ढंग से लड़ पाएंगे। एक बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी का जो कहना रहता है और उससे जो उनके स्टाफ में, जो उनके मंत्रिमंडल में अपने जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, प्रधानमंत्री जी ने बिहार का मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। बिहार आम चुनाव के दौरान कहा था कि प्रत्येक बिहारवासी को ये कोरोना वैक्सीन हम फ्री लगाएंगे। उसी के इलेक्शन होने के बाद ही दूसरे दिन, रिजल्ट आने से पहले, निर्मला जी का बयान आया कि फ्री में वैक्सीन किसी को नहीं लगाई जाएगी, काफ़ी एक्सपेंसिव है। और हेल्थ डायरेक्टर का भी बयान पीएस का आया था, पीएस लेवल के एक अधिकारी का बयान आया था कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है और बिना एस्टीमेट के इस प्रकार के बयान देना उचित नहीं है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, क्या वो पूरा हो पाएगा? क्योंकि वो पिछले 6 वर्षों में
कई वादे देश की जनता से कर चुके हैं। अभी इट इज़ टू अर्ली से कि वो फ्री में ये वैक्सीन हर भारतवासी को दे पाएंगे, तो ये बहुत अर्ली स्टेज में है। बाकी स्वागत योग्य कदम है, केंद्र सरकार को मैं बधाई देना चाहूँगा, पूरे भारत में ये हर्ष का विषय है। चलिए अवरेश जी के पास आ रही हूँ। अवरेश जी, जिस तरीके से कोरोना के लिए ये सारी बातें हम देख रहे हैं और एक संदेश पीएम नरेंद्र मोदी का आया है, दवाई भी कड़ाई भी, निश्चित तौर पर दोनों चीजें होंगी तभी उससे जीत भी पाएंगे। लेकिन इस बीच ये जो नया स्ट्रेन आया है, इन चीजों को लेके क्या माना जाए, क्योंकि जो चीजें हम देख रहे हैं पूरी दुनिया इफेक्ट हुई है इससे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम किसी एक स्टेट को लेकर चले, पूरी दुनिया को घेरा कोरोना महामारी ने। और उसके बाद अभी भी लास्ट टाइम की बात करें, मतलब 2020 चला जाएगा, पूरा संक्रमण से एक लंबा वक्त निकाला है और अभी भी वो चीजें चल रही हैं, कई लोगों की जान गई है। 2021 कैसा हो सकता है? खत्म हो जाएगा या वैक्सीन मिलने के बाद निश्चित तौर पर एक राहत लोगों को मिलेगी? देखिए, पहले तो सबसे पहले मैं सबको नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। एंड जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, सब लोग कोशिश कर रहे हैं जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन को अवेलेबल कराने की, बट इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कवर करना बहुत ही मुश्किल टास्क है। बट अपना जिस तरह से हेल्थ वर्कर्स ने काफ़ी जागरूक होकर इसमें पार्टिसिपेट किया है एंड दे मेक श्योर कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सके, हेल्थ प्रोवाइड कर सके, उन्होंने की है। तो आई थिंक पूरा इंडिया मिलके साथ में शायद कोशिश करे तो थोड़ा जल्दी हो पाएगा। और रही बात नए स्ट्रेन की, तो नए स्ट्रेन के बारे में भी कुछ बहुत ज़्यादा जानकारी आई नहीं है, उसे कैसे डायग्नोज करना है, क्या है, अभी अपने पास पूरी उस तरह से तैयारी भी नहीं है उस चीज़ की। आई थिंक थोड़ा समय लगेगा इसमें, और डेफिनेटली 2021 में तो मुझे नहीं लगता कि लंबे समय से पहले बहुत जल्दी हमें छोड़ के जा पाएगा। हमें इसके साथ रहने की आदत डालनी पड़ेगी। और रही वैक्सीन की बात, और वैक्सीन कितना इफेक्टिव होगा उसके लिए आई थिंक अपन को रुकना पड़ेगा। अपने साइंटिस्ट बहुत अच्छे से कोशिश करना है, ख़ासतौर से जैसे कि अभी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है जो कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल के अंडर आती है, उसने अभी ऑथराइजेशन दिया नहीं है। वो चाहती है, उन्हें और कुछ ट्रायल्स देखने बाकी हैं उनके, और आई थिंक उनका फाइनल वर्डिक्ट के लिए अपन को वेट करना चाहिए। एंड वो इंश्योर करेंगे कि इट शुड बी सेफ, एंड देन उस पर प्रक्रिया स्टार्ट होगी कि सब तक कैसे पहुंचाया जाए। आई थिंक इट विल टेक टाइम। चलिए, एक बात और, ये सारी चीज़ें होंगी वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हम एक चीज़ को लेकर चलें, जो अभी तक ट्रीटमेंट हो रहा था या किया जा रहा है, और खबरें ऐसी हैं कि जनवरी में वैक्सीन मिल जाएगी, मतलब नए साल में हमें वो वैक्सीन मिल जाएगी। अभी तक की जो प्रोसेस है, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं, आपको निश्चित तौर पर पता होगा, अभी तक की प्रोसेस को देखकर लग रहा है कि जनवरी में वाकई वैक्सीन आ जाएगी, या अभी जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं हम, वो कोरोना और इस नए स्ट्रेन का भी तो एक ही मामला ऐसा सामने आया है जो प्रदेश तक पहुंचा है, क्या उसी को करेंगे या उसके लिए अलग से कोई मेडिसिन है? नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है ऐसे अलग से जो नए स्ट्रेन के लिए हो, बल्कि हम लोगों का जो ट्रीटमेंट पार्ट है मोस्टली कंजर्वेटिव ही रहता है। जब तक हमारे पास सही इलाज या वैक्सीन नहीं आता तो हम पुराने उसको ही फॉलो करना है। एंड हम लोग वेट कर रहे हैं कि शायद जो एक्सपर्ट्स हैं वो शायद हमें कोई नई गाइडलाइंस प्रोवाइड करें जिसमें कि हम लोग को ट्रीटमेंट में चेंज हो, बट फिलहाल जो है ट्रीटमेंट का मोड वही रहेगा जो पहले प्रोवाइड किया गया था। चलिए योगेश जी, एक बात तो आपने बोली, इस सराहना तो करी है कि क्योंकि आगे सारी चीज़ों को अच्छा करे, और सीधी सी बात है, देखिए देश हित में जनता के लिए जो अच्छा हो, बीमारी से लड़ने के लिए सब एक होते हैं। बीमारी किसी विशेष वर्ग को देख के तो लगती नहीं है, वो तो सबके लिए है, पूरी दुनिया के लिए है। लेकिन वही बात आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन। नरेंद्र मोदी ने आज खुद ये बात बोली है कि जितना प्रभाव होगा, जितना हम इम्प्रूव करेंगे, सारी चीज़ों में आगे बढ़ेंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये खुद उन्होंने ये बात बोली है। तो वही बात यहाँ लागू होती है कि जिस प्रोसेस के साथ बढ़ रहे हैं, जिस एक स्ट्रैटेजी के साथ बढ़ रहे हैं कि हमको जनवरी में वैक्सीन लाकर देनी है, लोगों का ट्रीटमेंट कराना है, नए स्ट्रेन से भी बचना है, और कुल मिलाकर इस कोरोना को पूरी तरह जड़ से खत्म कर देना है, वो एक जो प्रोसेस है, क्या वो उतनी तेजी से आ पाएगी? क्या जनवरी में वैक्सीन मिल पाएगी? क्या वो इम्प्लीमेंटेशन जो उन्होंने भी कहा, क्या वो उतनी सही तरीके से हो पाएगा? क्योंकि अकेले उनको नहीं करना, बहुत बड़ी लंबी एक लिस्ट है, बहुत बड़ी टीम है जो ये सब काम कर रही है। नहीं, बिल्कुल राखी जी, देखिए वैक्सीन को लेकर जो अभी लोगों के मन में एक शंका भी है, उस शंका का निवारण भी करना होगा। जो अभी पहले चरण में कुछ टेस्ट के बतौर कुछ लोगों पर ये वैक्सीन ट्रायल बेस पे पहले चरण में की गई है। 10 से 12 लगभग ऐसे वॉलंटियर्स थे जिनके ऊपर ये वैक्सीन ट्रायल हुई है। उनमें से कुछ लोगों को उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हुए हैं। तो इस शंकाओं का निवारण करने के लिए, जैसे यूरोप में, लंदन,
आपके ब्रिटेन, यूएस, फ्रांस के राष्ट्राध्यक्षों ने स्वयं वैक्सीन को अपनी बॉडी पे अप्लाई करके और लोगों को जागरूक करने की कोशिश करी है और निडर बनाने की कोशिश करी है। तो बेहतर होगा हमारे यहाँ भी भारत में सबसे पहले मोदी जी को आगे आके और इस वैक्सीन को ट्रायल के रूप में लेकर और देशवासियों को मतलब उनकी शंकाओं का निवारण करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जो वैक्सीन को लेकर जो डिस्ट्रीब्यूशन और जो स्टेट का कोऑर्डिनेशन चाहिए उसको केंद्र सरकार किस प्रकार, क्योंकि देखिए काफ़ी एक्सपेंसिव वैक्सीन तो है ही, लेकिन इसका रख रखाव और इसके डिस्ट्रीब्यूशन पे भी होने वाला एक बहुत भारी भरकम खर्चा है। तो क्या उस खर्चे को राज्य सरकार वहन कर पाएंगी या केंद्र उसमें कितनी मदद कर पाएगा? तो निश्चित रूप से जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि इतनी जल्दी वैक्सीन हमको नहीं मिलेगी, मैं भी ये मान के चलता हूँ कि जून जुलाई 21 तक मध्य प्रदेश में भी काफ़ी लोगों को ये वैक्सीन मिल सकती है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर मैनेजमेंट और प्रॉपर स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ वैसे ही डॉक्टर्स की कमी है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है, और जो वार्ड बॉय वगैरह जो और हेल्थ वॉरियर्स हैं उनकी भी काफ़ी कमी है। भर्तियाँ पिछले 15 सालों से मध्य प्रदेश में हुई नहीं है हेल्थ सेक्टर में। माननीय शिवराज जी का कोई बयान अभी तक इस वैक्सीन को लेकर आया नहीं है। आज प्रधानमंत्री के बयान के बावजूद हमारे सीएम का कोई बयान आया नहीं है। तो देखते हैं, अभी बहुत अर्ली स्टेज पे है, आगे और क्या होता है। केंद्र सरकार कितना राज्यों को अपनी तरफ से फंडिंग अरेंज कराएगी और राज्य सरकारें उसको किस प्रकार सहयोग कर पाती हैं, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है योगेश जी, एक बात आपने बोली थी कि निश्चित तौर पर जो वैक्सीन हम तक पहुंचेगी, तमाम लोगों तक पहुंचेगी, उसको रखने के लिए भी देखिए उसका एक टेम्परेचर, ये बहुत सारी चीजें आई हैं कि उसको स्टोर करने के लिए भी आपको प्रॉपर चीजें रखनी होंगी, अलग व्यवस्था करनी होगी। और मध्य प्रदेश की बात करें तो ऐसा नहीं है कि अभी सुविधा नहीं है, पर सुविधा उतनी नहीं है, क्योंकि जब वैक्सीन आएगी तो उसको एकदम से बहुत ज्यादा मात्रा में वो सप्लाई होगी और उसके बाद उसकी केयर उतना होना बहुत जरूरी है। तो नहीं लगता कि सरकार को इसके लिए भी बहुत ज्यादा गंभीर रूप से पहले से तैयारी करके रखना होगी? बिल्कुल राखी जी, ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज में जो वैक्सीन अभी तक सेकंड और थर्ड ट्रायल फेज में है, वो इंडिया में अभी इसलिए चालू नहीं हुई कि वो -70 डिग्री का उनका रख रखाव है। इंडिया में उस लेवल के अभी रेफ्रिजरेशन भी काफ़ी कम मात्रा में है। यही एक कारण है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने इंडिया के मौसम के अनुकूल, एशिया के मौसम के अनुकूल उस वैक्सीन को डेवलप किया है। और मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब -15 डिग्री के आसपास वो वैक्सीन का कोल्ड स्टोरेज करने का है। तो वो उसमें लगभग मैं समझता हूँ 2 से 2,500 हजार रेफ्रिजरेटर, जो अभी तक सरकारी आंकड़े हैं, ऑथेंटिक हैं वो, और उनके अभी तक 2 से 2,500 हजार रेफ्रिजरेटरों की व्यवस्था केंद्र सरकार कर चुकी है। अब राज्य सरकारों में कितनी क्या उसमें डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखने वाली बात है। ठीक है अब्रेश जी, क्या लगता है, इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी, यदि हम प्रॉपर मेडिसिन की बात करें तो अभी तो नॉर्मल जो मेडिसिन है वो दी जा रही है, लेकिन बीच में कुछ लोगों ने देखा था कि एक कोई शिक्षक थे, उन्होंने एक टीका लगवाया था, उसके बाद उनको थोड़े से सिम्टम्स वापस हुए थे, हालांकि रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आई थी। तो अभी जो टीका लगाया गया, बीच में जो काफी चर्चाओं में आया था, जो वैक्सीन दी गई, वो किस चीज की थी और क्या उससे थोड़ा बहुत भी कोई इफेक्ट दिखा है और लोगों को क्या अप्लाई की गई? देखिए, जो वैक्सीनेशन के अभी ट्रायल चल रहा है, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी वैक्सीन सेफ नहीं होता। आप हर इंसान की बॉडी का स्ट्रक्चर डिफरेंट रहता है, किस तरह रिएक्ट करेगा वो बहुत डिफरेंट रहता है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि इस वैक्सीन की वजह से साइड इफेक्ट होना है। हर एक वैक्सीन आज तक जो डेवलप किया गया है उसका साइड इफेक्ट है और अपन को इसको इतना नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। एंड मेरे हिसाब से छोटे मोटे इंसिडेंट्स होते हैं, कोई भी मेडिसिन छोटी से छोटी उसके साइड इफेक्ट होते हैं, बट इससे हमें हताश नहीं होना है ना। एंड वी हैव टू वेट एंड थोड़े बहुत तो इसको अपन को जोखिम को लेके चलना पड़ेगा। आपको एक जगह देखना पड़ेगा उसके फ़ायदे कितने और नुकसान कितने, और तो इन चीज़ों का आई थिंक इग्नोर किया जा सकता है। जो अपने डेवलपर्स हैं वो उसके लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इतना जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं उसको इतना सरल बनाया जाए कि बॉडी में उसका रिएक्शंस ना हो, जितना स्टेबलाइज कर सकते हैं वो कहें। दूसरी बात मैं आऊँगा, जो कोल्ड चेन पे बात चल रही थी,
तो कोल्ड चेन हर वैक्सीन के लिए इंडिया का स्ट्रक्चर उसके लिए ऑलरेडी बना हुआ है। जो पहले के इनिशियल जो वैक्सीन से जो रशियन थे उसमें -70 चाहिए था, तो अपन ने उसके लिए वैसे भी ऑप्ट नहीं किया है, अपन अपना खुद का वैक्सीनेशन डेवलप कर रहे हैं जिसमें कि इतना ज़्यादा -D का टेम्परेचर नहीं चाहिए। और वो आई थिंक जो इंडिया का स्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप्ड है बाकी के वैक्सीनेशन के लिए, आई थिंक उसी के थ्रू इंडिया प्रोसेस कर पाएगा। एंड आई थिंक जो भी अपने डेवलपर्स हैं वो उसका ज़रूर ध्यान रखेंगे और उसके लिए ज़रूर रास्ता निकालेंगे जिसने जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर सकें वो लोग। अच्छा, अभी के पेशेंट का यदि हम आंकड़ा एमपी में देखें और उस हिसाब से हम यदि सिर्फ भोपाल की बात करें तो उन पेशेंट्स को लेके मान लीजिए यदि जनवरी में वैक्सीन आ भी जाती है तो निश्चित तौर पर उसको सप्लाई करेंगे, वो यहाँ तक पहुँचेगी, उसके बाद एमपी तक भी पहुँचेगी। तो क्या फिलहाल के जो हॉस्पिटल्स हमारे यहाँ हैं, हम भोपाल की ही बात लेके चलते हैं, पूरे एमपी को तो ठीक है, एक तरफ सब जगह की अलग अलग चीजें हैं, यहाँ की बात लेके चलें तो क्या वो मेडिसिन यहाँ पर रखने के लिए उतनी व्यवस्थाएं हैं हॉस्पिटल्स में या की जाएंगी? आई थिंक थोड़ा करने की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज बहुत ही बड़ा मास सप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी खैर वैक्सीन के लिए अपन के हॉस्पिटल काफ़ी तैयार हैं बिकॉज जितनी भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं ये सब में एक वैक्सीनेशन का एक सेपरेट यूनिट होता है। बट मुझे ये इसकी पूरी जानकारी नहीं कि इतने बड़े मास जो वैक्सीनेशन होगा उसको रखने के लिए उनके पास है कि नहीं है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली जो भी स्ट्रक्चर मेडिकल स्ट्रक्चर अभी अवेलेबल है सबके पास अपनी व्यवस्थाएँ होती हैं वैक्सीनेशन स्टोर करने की, और जो स्टेट गवर्नमेंट होता है उनका खुद का भी एक सप्लाई चेन होता है, वो उसको इतना सक्षम बना के रखते हैं कि कभी ज़रूरत पड़ने पे उसमें वो लोग स्टोरेज बढ़ा सकें। बट इतने मास्क की उनके पास है कि नहीं ये उनसे पूछना पड़ेगा अभी। ठीक है योगेश जी, एक बात और, जिस तरीके से राजकोट में एम्स की आधारशिला आज रखी गई है और इस चीज़ को आगे लेके प्रोसेस भी की जा रही है कि कब ज़रूरत आएगी तो चीज़ों को आगे बढ़ाना है। 125 MBBS की सीटें और 60 नर्सिंग की सीटें होंगी जो ये सारी चीज़ें भरी जाएंगी, इन सब पे काम होगा। लगता नहीं है कि बहुत आसान नहीं है क्योंकि वैसे ही डॉक्टर्स की कमी है और उस लेवल पे यदि इतनी सारी चीज़ों को फिलअप करना है तो निश्चित तौर पर थोड़ी सी मुश्किल उनको हो सकती है। राखी जी बिल्कुल, देखिए अभी तो राजकोट में एम्स की आधारशिला रखी है उन्होंने, हाँ। और स्टाफ वगैरह डॉक्टर्स का वैकेंसीज निकालने की बात करी है। मैं आपको मध्य प्रदेश में हमारे भोपाल एम्स की कहानी बताना चाहूँगा। भोपाल एम्स को बने हुए लगभग 10 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। आज भी भोपाल एम्स के अंदर पूरी फैकल्टीज़ नहीं है, मतलब डॉक्टर्स की जो शॉर्टेज है, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनकी कमी है, और जो आए भी थे वो जो एम्स की टर्म्स एंड कंडीशन होती है सर्विस बाउंड की, उनके चलते उन्होंने वहाँ से शिफ्टिंग कर लिया। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, एक यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सौरभ जैन थे, बड़ी मुश्किलों से हमारे भोपाल एम्स में एक यूरोलॉजिस्ट आया था कई सालों की प्रतीक्षा के बाद, और मुश्किल उन्होंने 1.5 साल अच्छे से काम किया। उसके बाद उन्होंने हमीदिया ज्वाइन कर लिया, हमीदिया हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। आज भी उनकी जगह वो यूरोलॉजिस्ट की जगह खाली है। तो एम्स तो इंडिया में बनाए गए हैं काफ़ी सारे, लेकिन जो बन गए हैं उनको जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स चाहिए, जो नर्सिंग स्टाफ चाहिए, जो सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए, उसकी जल्दी से जल्दी भर्ती करना चाहिए केंद्र सरकार को। हमारा BHMRC एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल था भोपाल में, आज डॉक्टर्स की कमी के कारण बदहाल स्थिति में है। तो ये सब देखने वाली बातें हैं। मध्य प्रदेश सरकार पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, और हेल्थ सेक्टर को लेकर कोई गंभीरता शिवराज जी में तो मुझे कम से कम नज़र नहीं आती। ठीक है, अवरेश जी क्या लगता है, हम यदि डॉक्टर्स की ही बात करें तो एक बात योगेश जी ने भी कही है कि वाकई में यदि हम देखें तो डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं। हम स्पेशलिस्ट की ही देकर चलें तो कोरोना का ट्रीटमेंट यहाँ कैसे हुआ है, बाहर से भी लोगों को बुलाया गया है, पूरी एक टीम लगाई गई है, और देखिए बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई थी जिन लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया कि आप हेल्थ वर्कर के रूप में काम करेंगे, बाद में उनकी नौकरी भी गई है। तो ऐसी स्थिति में आज यहाँ पर यदि MBBS की 125, वो ठीक है उनका टारगेट होगा कि वहाँ के एम्स के लिए उन्हें क्या करना है, लेकिन हम यहाँ की बात भी लेकर चलें और कोरोना लगातार ऐसे ही चलता रहा, वैक्सीनेशन के बाद भी देखिए प्रिकॉशंस तो रखने ही होंगे, सतर्कता बरतनी ही होगी। ऐसी स्थिति में लगता है यहाँ की स्थिति को देख के कि डॉक्टर्स वाकई कम हैं और कैसे बढ़ पाएंगे, और क्या उस लेवल पे क्या मिल भी पाएंगे उतने अच्छे डॉक्टर्स?
देखिए, रही बात डॉक्टर्स की शॉर्टेज की, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। एंड ये इतना आसान नहीं है कि आप बोलें कि हमने सिर्फ 125 सीट्स बढ़ा दी, उससे डॉक्टर बढ़ जाएंगे। डॉक्टर्स हैं, वो काम भी कर रहे हैं। ख़ासतौर से अब इतने महीनों से जो डॉक्टर्स और जितने कोविड वॉरियर्स जितने अपने काम कर रहे हैं, वो लिटरली थक चुके हैं बहुत। आप गवर्नमेंट में जाके देखें तो उनकी आप कंडीशन देखें, उन्हें छुट्टियाँ नहीं मिली हैं, काफ़ी लंबे समय से काम करे जा रहे हैं, कोई स्टाफ है, सबकी लीव कैंसिल है, तो वो कोशिश कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बट डॉक्टर्स की कंडीशन सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नंबर्स तो डेफिनेटली विद टाइम बढ़ते जाएंगे। हर साल कॉलेज ये लोग अपनी सीट्स को रिन्यू करते रहते हैं, सीट्स ऐड अप होती रहती हैं। बट अगर आपको बेहतर मेडिकल फैसिलिटी चाहिए तो पहली बात आपको सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर ज़्यादा चाहिए, और उनकी वर्किंग कंडीशंस को सुधारना बहुत ज़रूरी है। जिस कंडीशन में आज गवर्नमेंट डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, वो लिटरली बहुत चिंताजनक है। एंड उन लोगों को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, एंड बेस लेवल से पूरी स्ट्रक्चर को चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप वो स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेंगे और आप उनसे मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करेंगे तो संभव नहीं है। आप उनको स्पेस दें, आप उनको नया स्ट्रक्चर बना के दें, आप उनको गाइड करें। आई थिंक उससे थोड़ा बेहतर बाहर आ पाएगा उनका आउटपुट, एंड वो ज़्यादा बेहतर होगा बनिस्बत एकदम से सीट्स बढ़ाने के। डॉक्टर 1-2 दिन में नहीं बनते हैं, उसके सालों की प्रैक्टिस, बहुत लंबा अध्ययन लगता है उसके लिए। तो आई थिंक अभी एकदम से सिर्फ सीट बढ़ाना इज़ नॉट सफिशिएंट। चलिए, क्योंकि समय की भी सीमा है, योगेश जी बहुत जल्दी से कुछ, हाँ आप अपनी बात रखिएगा मेरे एक छोटे से सवाल के साथ, कि आज पीएम नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान योजना का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों को इसका बहुत फ़ायदा मिला था, लेकिन हम यदि हकीकत में देखें तो कितना फ़ायदा मिला, कितना नहीं मिला, ये आंकड़े हमारे और आपके सामने आए थे। हम ये नहीं कहते कि किसी को फ़ायदा नहीं मिला, लेकिन उसके पीछे क्या हुआ, उस योजना के पीछे क्या हुआ, ये हम जानते हैं। लेकिन क्या इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए, क्या इसका कोई वैक्सीनेशन आने के बाद इसके ट्रीटमेंट के लिए भी यदि इस योजना के तहत चलें तो क्या उतना फ़ायदा लोगों को हो पाएगा, तब जब ये निःशुल्क नहीं होती है? यदि निःशुल्क होती है तो ठीक है, पर नहीं होती है, जिसकी उम्मीद भी कम है, जो यहाँ मुझे लगता है बहुत कम है, यदि होती है तो ठीक, नहीं होती है तो इस योजना के तहत चलेंगे तो क्या? क्योंकि कोरोना पेशेंट की संख्या बहुत ज़्यादा है, लगातार बढ़ रही है, ऐसे में क्या इस योजना का फ़ायदा ले पाएंगे? देखिए राखी जी, आयुष्मान योजना का जो हश्र पिछले 5 वर्षों में हम देख चुके हैं, उससे तो ज़्यादा उम्मीद इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि आयुष्मान योजना और जो आज हमारे किसान आंदोलनरत हैं, जो गारंटीड मांग रहे हैं एमएसपी, जब तक आयुष्मान योजना को भी लेकर एक ठोस ऐसी गारंटी नहीं दी जाएगी, तब तक उसका वास्तविक रूप से लाभ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि नर्सिंग होम्स को हमने देखा है आयुष्मान योजना के नाम पर क्या उन्होंने रंगाई और पताई करी हुई है, तो ये किसी से छुपा नहीं है। वैक्सीनेशन के लिए मेरा और कांग्रेस परिवार का ये मानना है कि प्रत्येक भारतवासी को ये वैक्सीन निःशुल्क लगना चाहिए। ये हम भारतवासियों का हक है। आप आज ही के पेपर में एक बहुत बड़ा वो उदाहरण आया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़ों को भोपाल में ही छुपाया है। 150 के करीब मौतें हुई हैं और 68 सरकारी आंकड़े हैं। तो इस प्रकार की ये जो लीपापोती की जा रही है वो भी बंद होना चाहिए, और वैक्सीनेशन निःशुल्क बिल्कुल हर भारतवासी को उपलब्ध कराई जाना चाहिए। केंद्र सरकार भारी भरकम टैक्स हम हर भारतवासियों से वसूल रही है, चाहे वो पेट्रोल के नाम पर, चाहे वो डीजल के नाम पर, या किसी भी आवश्यक वस्तु के नाम पर। आज हम बहुत ज़्यादा पेमेंट सरकार को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से वैक्सीनेशन फ्री होना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत जल्दी से अब्रेज जी आप भी अपनी बात रखिएगा। इसी योजना को लेकर बात करूंगी कि यदि निःशुल्क होना चाहिए, एक मांग क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी आ गई है कि निःशुल्क होना चाहिए कोरोना का पूरा ट्रीटमेंट, बट यदि नहीं भी होता है तो क्या इस योजना के तहत लोग उतना लाभ ले पाएंगे? क्योंकि निश्चित तौर पर वो बता रहे हैं और वो आंकड़े हमने देखे कि लीपापोती बहुत हो जाती है। बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि आयुष्मान के निःशुल्क होना ज़्यादा एक अच्छा बेहतर ऑप्शन है, बट इस बात इसके आयुष्मान के अंडर आना, बिकॉज आयुष्मान के बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा मीट नहीं करते, एंड पेशेंट को काफ़ी परेशानी होती है उसका हॉस्पिटल में जाना, एंड उसमें हो रहा है नहीं हो रहा, तो पेशेंट काफ़ी परेशान होते हैं। तो इससे बेहतर होगा कि पेशेंट्स की ट्रीटमेंट को फ्री किया जाए, उससे इन सब की इस टाइप की वारदात भी सामने नहीं आएंगी, ट्रीटमेंट भी बेहतर होगा,
और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि दवाई भी और कड़ाई भी, कुल मिलाकर बात इतनी है कि दवाई तो मिलेगी, उम्मीद है, कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द हमारे और आप तक पहुंचे। लेकिन कड़ाई का मतलब सीधा सीधा है कि आपको मास्क लगाना है, सैनिटाइजेशन करना ही करना है और सबसे ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है। आप जागरूक रहेंगे तो आप अपनी सेफ्टी खुद लेकर चलेंगे और सरकार की तरफ से भी कड़ाई की जा रही है। निश्चित तौर पर कोई गाइडलाइन भी सरकार ने बनाई है तो उसका पालन भी करना है। बाकी जब वैक्सीनेशन आएगा तो आगे इन सारी चीजों को फॉलो करके हमें और आपको कोरोना से जीतना ही होगा। फिलहाल डिबेट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।